हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। यह है मोशन इन अ प्लेन का। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग नीट के लिए, नीट 2020 के लिए जो पास्ट ईयर के प्रॉब्लम्स आए हैं उसका हर एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग थ्योरी के कंसेप्ट भी देखेंगे। अब देखो कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मोशन इन अ प्लेन, और इसमें हम लोग टोटल 5 वीडियो देखेंगे। मीन्स कि 5 वीडियो में मोशन इन अ प्लेन को कवर किया जाएगा। पहले वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर और इसके कंसेप्ट को, जिसमें हम लोग उससे रिलेटेड थ्योरी एज वेल एज टोटल 18 न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि नीट में आए हैं, एम्स में आए हैं। साथ ही साथ जो सेकंड वीडियो होगा वो जनरल 2 डायमेंशनल मोशन का होगा, जिसमें हम लोग थ्योरी प्लस 13 न्यूमेरिकल देखेंगे। थर्ड वीडियो होगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल। ये भी कभी कभी प्रॉब्लम पूछता है, जेई मेंस में पूछता है, नीट में पूछता है। और इसमें बोट रिवर प्रॉब्लम होगा, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम होगा, फ्लैगशिप प्रॉब्लम होगा, और टोटल 10 न्यूमेरिकल्स इसमें भी होंगे। जो डी होगा या फोर्थ वीडियो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इसमें हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, साथ ही साथ 18 न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोग के लिए कंप्लीट थ्योरी एज वेल एज 18 न्यूमेरिकल्स एक वीडियो में होगा। ये थोड़ा बड़ा वीडियो होगा। और जो फिफ्थ जो वीडियो होगा वो सर्कुलर मोशन का होगा। इसमें कंप्लीट थ्योरी और 15 न्यूमेरिकल देखेंगे। इस 5 वीडियो को देखने के बाद मोशन इन अ प्लेन के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, साथ ही साथ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है वो आपको वेक्टर का वीडियो है, और ये वेक्टर का जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैं पिक किया हूँ नीट 2016 से पिक किया हूँ। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ जो इसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे वो होगा वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये बोल रहा है कि दो वेक्टर आप वेक्टर ए एंड वेक्टर बी लो, तो दो वेक्टर का जो सम होगा डेट इज ए प्लस बी के सम का मैग्नीट्यूड वो होगा इक्वल होगा ए माइनस बी के का मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। अब आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पता है। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात कर रहे हो और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखो एक वेक्टर ए है इस तरफ और एक वेक्टर इस तरफ बी है। इस वेक्टर को मैं OA से दिखाया हूं, इसको OB से दिखाया हूं, और इसका मैग्नीट्यूड A है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया कि इसका लेंथ क्या है, इसका आपको वैल्यू कितना है, और डायरेक्शन इस तरफ है। इन दोनों के बीच का ये एंगल है जो कि आपको थीटा है। यदि आप माइनस बी की बात करोगे, मीन्स कि ए माइनस बी की बात करोगे, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां से आप निकाल दोगे। तो जहां पर ए क्या है, ए है मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। ठीक है, ये वाला। अब आपको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या करोगे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज मैग्नीट्यूड ए बी और माइनस बी का सेम है। माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos क्या है, अब एंगल कितना आ गया 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा आपको माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और आपको बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियरली आप इक्वालिटी साइन कर दोगे, इसको और इसको इक्वल कर दोगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने स्क्वायर कर दिया इसको बोथ साइड, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और इससे हम लोग निकाल सकते हैं 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और a और b 0 के इक्वल नहीं है, cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू π/2। आंसर देखो π/2 है 90 डिग्री। ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इससे जो रिलेटेड थ्योरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग वेक्टर, उसके एडिशन, उसके सब्ट्रैक्शन, ये सब से रिलेटेड थ्योरी और कंसेप्ट को समझ रहे हैं। यदि आपको इसका आइडिया है तो इसको स्किप करके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अदरवाइज इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सपोज कीजिए कि कोई एक वेक्टर है जिसको मैंने यहाँ पर OA से डिनोट किया हूँ।
ये मैं इसको इससे डिनोट किया ओ ए से, जहां पर एक तरफ एरो बना है तो जो एरो बनता है ना उसको बोलते हैं हेड, और जो दूसरा जो एंड होता है उसको बोलते हैं टेल। सो इस वेक्टर का जो टेल पॉइंट है वो 0 0 पे है और जो हेड है वो एक्स वाई पे है। क्लियरली इस वेक्टर को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। यदि ये एंगल थीटा इस एंगल से बना रहा है तो ये जो लेंथ है ना एक्स, एक्स को आप क्या बोल सकते हो, यदि इसका लंबाई आर है तो एक्स को आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा। मीन्स कि दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा कंपोनेंट है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, इस लाइन का दो कंपोनेंट है। सो आप लिख सकते हो जो वेक्टर OA है ये हो गया x माइनस 0i, मीन्स कि x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो कि r cos थीटा है, प्लस y माइनस 0j दैट इज xi प्लस yj। ठीक है, और इसका मैं मैग्नीट्यूड या लेंथ की बात करूं तो ये r हो गया, इसकी लंबाई कितनी होगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो गया वेक्टर को कैसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, टेल और हेड क्या होता है। अब सिमिलरली सपोज करो कि यहां पर मैं दूसरे वेक्टर PQ की बात करूं, ये आपको वेक्टर PQ है जिसका आपको टेल है ना वो x1 y1 पे है और हेड आपको x2 y2 पे है। तो क्लियरली इस केस में इसका जो कंपोनेंट होगा, जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1i। सो ये जो होगा ना लेंथ, ये होगा आपको x2 माइनस x1i, और जो y एक्सिस के लॉन्ग ये होगा, ये क्या होगा, y2 माइनस y1j। सो PQ वेक्टर को आप ऐसे ही लिख सकते हो जैसे मैं अभी बोला, x2 माइनस x1i। तो आपको कंपोनेंट मालूम हो ना, उसका कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो आप निकाल लोगे। और इसका यदि आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो, लेंथ निकालना हो, तो ये करके आप इसका i और j में ब्रेक कर दिए और i का कंपोनेंट हो गया ना उसका स्क्वायर प्लस j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। सपोज करो कि कोई वेक्टर है जिसको आप बोल रहे हो वेक्टर a इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ पर चूंकि x और y कंपोनेंट ही देखे हैं लेकिन x y z तीनों में हो सकता है, तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो क्या होगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए। सो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड के बारे में। अब डायरेक्शन के बारे में क्या है, तो आपको बताना होता है कि वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। सो इस केस में सपोज करो कि मैं इस फिगर में बताऊंगा, तो इस केस में tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, y बाई एक्स। सो tan थीटा हो गया y बाई एक्स, और बोलोगे थीटा इज द एंगल विच वेक्टर इज मेकिंग विद द x एक्सिस, देन tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। सो आपको बताना होगा किस डायरेक्शन में है। सो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे वेक्टर का बेसिक कंसेप्ट। हम लोग देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको जो रूल होते हैं, ट्रायंगल रूल होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ होते हैं, या फिर आपको पॉलीगॉन लॉ होते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ। सपोज करो कि दो वेक्टर है a1 b1 और a2 b2, आपको इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो आप क्या करो कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रख दो। ठीक है, अब ध्यान दो आपको कैसे मिक्सिंग करना है, हेड टू टेल इसमें करना है। सो a2 को आप b1 के ऊपर रख दोगे तो ना a1 के टेल से जो दूसरे का हेड हुआ ना वही आपको रिजल्टेंट दिखाएगा। एक के हेड पे दूसरे का टेल रखो तो पहले के टेल से लास्ट के हेड पर जो दिखाएगा वही रिजल्टेंट दिखाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ। दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या करते हो कि दो वेक्टर जिसको जोड़ना है उसको एक पैरेललोग्राम का साइड बना देते हो। लाइक आपको a और b को जोड़ना था तो ये बना दिए आपने, एक साइड बना दिया OA, ठीक है, पैरेललोग्राम का, और दूसरा है आपको OB। अब ध्यान दो यहाँ पर वेक्टर को हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, देखो ये इसका टेल है, दूसरे का भी टेल है, तो वेक्टर को इसमें आप टेल टू टेल जोड़ दिए या फिर आप हेड टू हेड जोड़ोगे। सो जब बनाओगे उसके पैरेललोग्राम को आपने कंप्लीट किया और जो डायगोनल होगा ना वही आपको रिजल्टेंट या सम दिखाएगा। ठीक है, मीन्स कि इसका डायगोनल यहां पर क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्लियर है। अब दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना वो आइदर हेड टू हेड होता है या टेल टू टेल होता है। सपोज करो कि एक वेक्टर में ऐसे लिखा दूसरा ऐसे लिखा, तो इनके बीच का एंगल क्या है ये जानने के लिए एक वेक्टर को देखो, यहाँ पर तो टेल टू हेड है, सो आपको टेल टू हेड नहीं करना है, एक वेक्टर को आगे ले जाना है, और आगे ले जाओगे तो जो एंगल बन जाएगा ना यही हो गया आपको टेल टू टेल एंगल। सो यदि ये थीटा है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा। सो हमेशा ध्यान देना कि एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल करोगे या हेड टू हेड करने के लिए इसको नीचे ले आओगे
तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो गया। सो यहाँ पर ये हो गया हेड टू हेड, और इसको आगे ले जाओगे तो टेल टू टेल। सो ऐसे करके आप एंगल निकालते हो और तब उसका मैग्नीट्यूड निकालते हो। सो जब रिजल्टेंट जो यहाँ ओ आर आया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस फाई, जहां फाई क्या है, इनके बीच का एंगल। अब ये जो रिजल्टेंट बनाया, ये पहला वेक्टर जो OA था उससे कितना एंगल बना रहा है, तो वो tan थीटा है, और tan थीटा का वैल्यू होता है OB sin फाई डिवाइडेड बाय OA प्लस OB cos फाई। ये भी बहुत क्लियर है। देखो ये tan थीटा है, यदि ये थीटा है ना, तो इससे यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यही हो गया आपको OB sin फाई। ये एंगल यदि फाई है तो ये एंगल फाई हो जाएगा, और ये OB है तो ये हो जाएगा OB sin फाई, और ये लेंथ है OA, ये हो गया आपको OB cos फाई। सो क्लियरली बहुत आसान है। सो हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं OB sin फाई डिवाइडेड बाय OA प्लस OB cos फाई, ये आपको एंगल हो गया। लेकिन कभी कभी आपको सब्ट्रैक्शन का निकालने के लिए बोलता है, तो उस केस में जो दूसरा वेक्टर B था ना, जो भी निकालना हो आपको A माइनस बी निकालना, तो यहाँ पर माइनस साइन हो गया, तो B की जगह माइनस बी ले लो। माइनस बी क्या होगा, B के अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, तो उसको कर दोगे और फिर पैरेललोग्राम लॉ लगा दोगे। देखो इस केस में एंगल क्या आ गया, 180 माइनस फाई हो गया, यदि A और B के बीच का एंगल फाई है तो आपको फिर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पर बस प्लस साइन की जगह माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, एंगल देखो ये जो रिजल्टेंट है ये इससे कितना एंगल बना रहा है, ये निकालने के लिए आप करोगे OB sin 180 डिग्री माइनस फाई डिवाइडेड बाय OA प्लस OB cos 180 डिग्री माइनस फाई। और आपको मालूम है कि साइन 180 डिग्री माइनस फाई आपको साइन फाई के इक्वल होता है, और cos 180 डिग्री माइनस फाई होता है आपको माइनस कॉस फाई के। सो ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अब एक स्पेशल केस होता है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस केस में देखो क्या आएगा, आपको tan थीटा क्या था, tan थीटा था OB sin फाई डिवाइडेड बाय OA प्लस OB cos फाई। तो OA OB के इक्वल हो गया, तो sin फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई होता है 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 के, और sin फाई को लिख सकते हो आपको 2 sin फाई बाई 2 इंटू कॉस फाई बाई 2। ये कैसे हुआ, आपको ट्रिग्नोमेट्री का पता होगा, sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और आपको एक ये भी होता है 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने इन दोनों का यूज किया, तो यहां से आ गया tan फाई बाई 2, और tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई बाई 2, इट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई बाई 2, और यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू फाई बाई 2, क्योंकि बहुत क्लियर है, यदि दो वेक्टर है जो इक्वल वैल्यू का है, इक्वल मैग्नीट्यूड का, ये भी x है और ये भी x है, तो जो ये पैरेललोग्राम बनेगा और जो एंगल होगा ना वो इसका हाफ हो जाएगा। यदि पूरा फाई है तो ये आपको फाई बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। इसका मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा कर दोगे तो जो रिजल्टेंट होगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और इसका आप छोटा कर दोगे, सपोज करो यहीं तक रखे हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग और जो दो तरीके से ऐड करने का है, पॉलीगॉन लॉ और कंपोनेंट्स में ब्रेक करके उसको समझ लेते हैं। पॉलीगॉन लॉ बेसिकली आपको ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, जिसमें एक जो दूसरा वेक्टर का टेल पहले के हेड पे जोड़ो, फिर तीसरे वेक्टर का टेल दूसरे के हेड पे जोड़ो, और ऐसे करके पॉलीगॉन बनाते जाओ, जो कि यहाँ पर किया गया है। पहला वेक्टर लिख दिए हम लोग, दूसरे वेक्टर का जो टेल है वो पहले के हेड में हम लोग डाल दिए, ठीक है, तीसरे वेक्टर का टेल हम लोग दूसरे के हेड में डाल दिए और एक पॉलीगॉन टाइप का बना दिए। अब जहां तक बना ना, उस केस में पहले वेक्टर के टेल से अंतिम वेक्टर के हेड तक आप लाइन ड्रॉ कर दो, और यही आपको इसका सम दिखाता है। इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज है, बहुत एक्सटेंसिव यूज। लेकिन कभी कभी आपसे पूछता है कि तीन वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, और यदि ये जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल हो गया सपोज करो ये, तो उसके क्या होगा, यदि ये वेक्टर a होगा, दूसरा वेक्टर b होगा, तो तीसरा वेक्टर ये c होगा। ठीक है, मीन्स कि इन तीनों को यदि जोड़ोगे ना तो पहले के टेल दूसरे के हेड से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
सो ये पॉलीगॉन लॉ का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हम लोग आगे प्रॉब्लम्स में भी देखते रहेंगे। फिर आपको होता है ब्रेकिंग इन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट में कैसे वेक्टर को ब्रेक करते हैं। यदि आपको ब्रेक किया हुआ है तो जो आई का कंपोनेंट है उसको एक साथ रखिए, जे के कंपोनेंट को एक साथ रखिए, के कंपोनेंट को एक साथ रखिए, और तब आपको जो रिजल्टेंट निकालना होगा वो स्क्वायर रूट होगा आई का कंपोनेंट। इसको सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ ए एक्स बोल रहा हूँ, इसको मैं ए वाई बोलूँ, इसको ए जेड बोलूँ टोटल को, तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, सो ऐसे करके भी आप वेक्टर का एडिशन करते हो। सो ये सब कुछ मेथड्स है जिससे हम लोग करते हैं। हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि नीट 2015 से लिया गया है, और इसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को समझेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2, if vectors A cos omega t I plus sin omega t j and B cos omega t by 2 I plus sin omega t by 2 j are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other. So basically इसमें ये बात कर रहा है कि when two vectors are orthogonal to each other and dot products of two vector क्या होगा। So जिनको ये प्रॉब्लम पता है वो पॉज करके ट्राई कीजिए, जिनको डॉट प्रोडक्ट के बारे में आइडिया हो उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर से रिलेटेड कंसेप्ट को हम लोग ये सारी चीजों को भी समझेंगे। तो यदि दो वेक्टर ए एंड बी ऑर्थोगोनल होंगे, आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब कि वो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, मीन्स कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। क्लियर है। सो यदि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होगा तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना ए डॉट बी, वो 0 के इक्वल होता है। क्यों? बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा का टर्म होता है एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। सो यदि आप इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा जो है आप देख रहे हो इसका वैल्यू आया, यदि ये 0 के बराबर कर दोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सो हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, उसको 0 के इक्वल कर देते हैं तो मेरा बन जाएगा प्रॉब्लम। सो मैं लिखता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे डॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे इज इक्वल टू 0, और यहां से आ गया cos omega t into cos omega t by 2 plus sin omega t into sin omega t by 2 is equal to 0। और ये किस फॉर्मेट का है देखो, cos a into cos b plus sin a into sin b, इस फॉर्मेट का है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम है ये इक्वल होता है cos a minus b के। मीन्स यदि ये cos a बोलोगे, ये एंगल को a बोलोगे, इस एंगल को b बोलोगे, तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है cos a माइनस b के। डेट इज इक्वल टू cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 0, और cos ओमेगा t बाई 2 इज इक्वल टू 0। cos 0 है मीन्स कि ये एंगल कितना के इक्वल होगा, cos 90 डिग्री के। So clearly omega t by 2 is equal to pi by 2 and t is equal to pi by omega. So answer हो गया t is equal to pi by omega, that is option A is correct. Clear है। अब इससे रिलेटेड थ्योरी हम लोग देखते हैं और समझते हैं फर्दर। सो जो मेरा थ्योरी है वो है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। सो केवल डॉट प्रोडक्ट ही नहीं इसको बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो आउटपुट होता है ए बी कॉस थीटा वो एक स्केलर हो गया। ठीक है। सो यदि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट लोगे, उसको डॉट प्रोडक्ट लोगे, डॉट सिंबल से उसके प्रोडक्ट को दिखाओगे तो उसका वैल्यू होता है ए बी कॉस थीटा, और वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हो ए इंटू बी कॉस थीटा। आप ध्यान दो यहाँ पर ये वेक्टर है और यहाँ पर मैं नॉर्मल ए लिख रहा हूं, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी आपको बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। सो ए इंटू बी कॉस थीटा लिख सकते हो या बी इंटू ए कॉस थीटा लिख सकते हो। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका एक बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। ये फिजिकली कैसे आप इसको डिफाइन करते हो वो पता चलता है। सपोज करो कि इसी फिगर में देखो, यदि एक वेक्टर इधर है बी, जो इस फिगर से दिखाया गया, इधर है वेक्टर ए, इसके बीच का ये एंगल थीटा है, तो आप डॉट प्रोडक्ट लेने का मतलब क्या हो गया कि इस बी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करो। एक हो गया आपको बी कॉस थीटा जो कि ए पर प्रोजेक्शन है, ए पर प्रोजेक्शन है,
मीन्स यदि ऊपर से आप टॉर्च जला रहे हो ना, जो शैडो है ना वो यहां तक आ रहा है बी कॉस थीटा तक, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा आपको बी साइन थीटा, वो इससे परपेंडिकुलर होगा और उसका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, सो क्लियरली आप लिख सकते हो ए डॉट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है, सिमिलरली आप यदि उस वे में लिखो b इंटू ए कॉस थीटा, देखो यहीं पर फिर मैं लिखा है इसको b इंटू ए कॉस थीटा, तो देखो यहां पर ये a है और ये b है। सो इसको अब दो कंपोनेंट में ब्रेक करो, एक थीटा है तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग, सो ये हो गया आपको a कॉस थीटा, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर जो कि हो गया a साइन थीटा। सो a साइन थीटा जो b से परपेंडिकुलर है उससे मतलब नहीं है, आपको a cos थीटा जो b के अलोंग है ना उसको आपको मल्टीप्लाई करना है b से। सो क्लियरली आप ये क्या चीज है, ये है आपको b इंटू ए कॉस थीटा, दैट इज a डॉट b इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड द कंपोनेंट और द प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ये प्रोजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर हम लोग एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे। सो डॉट प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म के रूप में कैसे लिखोगे, यदि यूनिट वेक्टर्स आई जे के फॉर्म में लिखा गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में भी देखें। सो सबसे पहले हम लोग आई जे के बारे में आइडिया ले लेते हैं। आपको ऐसे आइडिया होगा, आई होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को हम लोग के से डिनोट करते हैं। इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री है। ठीक है, सो क्लियरली एंगल 90 डिग्री है, तो इसका इससे यूनिट वेक्टर लो, आई का जे से लो या जे का के से लो या के का आई से लो, किसी भी एक का दूसरे से लोगे तो क्या होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सो इसमें भी cos 90 का टर्म आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, सो 1 इंटू cos 90 दैट इज 0। यहाँ पर भी देखो क्या होगा, 1 इंटू cos 90, यूनिट वेक्टर है ये। सो मॉड j इज इक्वल टू मॉड k इज इक्वल टू मॉड i इज इक्वल टू 1। सो ये भी जीरो हो गया, सो सारे जीरो हो रहे हैं। सो आप क्लियरली एक आई जे को किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो देगा, और सेम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सो आई डॉट आई होगा मॉड आई प्लस इंटू मॉड आई इंटू कॉस 0 डिग्री। एक वेक्टर भी आई के लॉन्ग है, दूसरा भी इसी के लॉन्ग है। सो क्लियरली ये कितना हो गया, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो i इंटू आई इज इक्वल टू जे इंटू जे इज इक्वल टू के इंटू के इज इक्वल टू 1 हो गया। अब दो वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, a और b ले लेते हैं, जहां a का वैल्यू है axi प्लस ayj प्लस azk, और b का वैल्यू है bxi प्लस byj प्लस bzk में से इसको कंपोनेंट्स में हम लोग ब्रेक कर दिए। तो अब कैसे फिर इसको सॉल्व करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो आप यदि इसको डॉट प्रोडक्ट लोगे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ axi प्लस ayj प्लस azk, और इसको करूंगा bxi प्लस byj प्लस bzk। सो आई का बाकी आई के साथ तो 1 आ जाएगा, लेकिन आई का जे के साथ मल्टीप्लीकेशन और आई का के साथ मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। सो ये 0 आ जाएगा, ये आपको 1 आ जाएगा। तो क्लियरली ax bx तो 1 के साथ हो जाएगा, प्लस ये बाकी दोनों टर्म 0 हो जाएगा। सिमिलरली आप j का लोगे तो j का i के साथ 0, j का j के साथ 1 और j का k के साथ फिर आपको क्या होगा, 0। तो क्लियरली ये होगा आपको ay by प्लस वैसे ही हो जाएगा az bz। सो आपको ध्यान देना है कि केवल जो i का सेम कंपोनेंट्स वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा ax bx प्लस ay by प्लस az bz। सो ये आपको डॉट प्रोडक्ट को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब उसका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू हो गया। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, आपको कम्यूटेटिव लॉ क्लियर है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। सो a डॉट b होगा ab cos थीटा और b डॉट a भी क्या होगा, ab cos थीटा। ठीक है, सो सेम आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको मालूम है, a इंटू a डॉट, यहाँ पर a मिसिंग है, सो a डॉट b प्लस c हो गया a डॉट b प्लस a डॉट c। ठीक है,
और यदि a इंटू लैम्डा बी रखोगे, कोई वेक्टर b को आप लैम्डा से कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे रियल नंबर से, और तब आप दूसरे वेक्टर्स के साथ करोगे तो स्केलर को बाहर निकाल सकते हो। अब किसी स्केलर प्रोडक्ट को अपने साथ करें तो क्या अंतर आता है? तो देखो, दो वेक्टर आप ले लो। सो आप एक वेक्टर a ले लो, a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस az और इसको डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ के साथ लोगे तो अगेन i का i वाला कंपोनेंट्स केवल रहेगा। सो ax इंटू ax प्लस ay इंटू ay, पहले ax इंटू ax, ay इंटू ay, az इंटू az। सो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो a डॉट a इज इक्वल टू a स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। सो ये हो गया a स्क्वायर के। अब यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, मीन्स कि वेक्टर a और वेक्टर b यदि परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और वो 0 के इक्वल हो जाएगा। सो ये बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा। मींस कि यदि ये कंडीशन है तो ये होगा, यदि ये है तो ये होगा। और ये मेथड है प्रूफ करने का कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। कभी कभी आपसे पूछता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल भी निकालने के लिए, तो एंगल निकालने के लिए क्या करोगे? आपको मालूम है कि a डॉट b होता है ab या मॉड a मॉड b cos थीटा। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा, देखो, a डॉट b डिवाइडेड बाई मॉड a प्लस मॉड b। सो हम लोग इस पर देख लेते हैं एक प्रॉब्लम जो कि एग्जाम्पल का हिस्सा है। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स F एंड डिस्प्लेसमेंट D, ऑल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ F एंड D। तो F दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस 5 के। सो F का जो मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 25, दैट इज स्क्वायर रूट 50। और सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 16 प्लस 9, दैट इज स्क्वायर रूट 50। तो ये तो निकल गया दोनों का मैग्नीट्यूड। आपको एंगल निकालना है तो cos थीटा होगा F डॉट D, मीन्स कि आपको मालूम है कि cos थीटा होता है a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो सेम हम लोग कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, f डॉट d डिवाइडेड बाई f का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो f डॉट d निकालो, देखो i का i के साथ करो तो कितना हुआ? 5 इंटू 3 15, j का j के साथ करो क्या हुआ? 4 इंटू 4 16, i का i k का k के साथ करो तो कितना हुआ? माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 इंटू स्क्वायर रूट 50। तो ये हो गया आपको 16 बाई स्क्वायर रूट 50 का होल स्क्वायर, दैट इज 16 बाई 50, और ये कितना हो जाएगा? 8 बाई 25। सो आपको cos थीटा इज इक्वल टू 8 बाई 25 एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8 बाई 25। तो ये तो निकल गया आपको एंगल, ठीक है। अब प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D बोल रहा है। सो आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन ऑफ F ऑन D, मीन्स कि आपको क्या निकालना है? यदि ये F है और ये D है तो आपको F का प्रोजेक्शन D पे निकालना है, मीन्स कि आपको निकालना है F cos थीटा। क्लियर है? सो आप F cos थीटा कैसे निकालोगे? ये होगा F डॉट D डिवाइडेड बाय मॉड D। क्लियर है? यहां से आ जाएगा और ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 50 और 8 स्क्वायर रूट, इसको मैं और फर्दर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 16 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हो। तो ये हो गया 8 स्क्वायर रूट 2 बाई 5। आपसे यदि पूछे कि प्रोजेक्शन ऑफ D ऑन F, आपसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ D ऑन F, तो क्या लिखोगे? D cos थीटा, वो कितना हो जाएगा? F डॉट D डिवाइडेड बाई मॉड F। सो सिमिलरली ये तो 16 ऊपर में रहेगा, नीचे में मॉड F देखो कितना है? मॉड F भी 50 के ही इक्वल है, स्क्वायर रूट।
सो ये भी आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2/5। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट करके बताइए, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। और आपको नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 3 आपको नीट 2005 से लिया गया है, सिमिलर टू प्रॉब्लम नंबर 2 है। इफ द वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 8k इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 4j माइनस 4i प्लस अल्फा के, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। सो परपेंडिकुलर का है, इसको आप वेक्टर a मानो, इसको वेक्टर b मानो, तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑर्थोगोनल है। अब i का i के साथ देखो, सो i का i के साथ -4 है, 2 इंटू -4, सो इज इक्वल टू 2 इंटू -4। j का j के साथ देखो 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस 12, और k का k के साथ देखो तो 8 इंटू अल्फा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0, सो 12 प्लस 8 अल्फा माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 8 अल्फा इज इक्वल टू -4 और अल्फा इज इक्वल टू -4/8 दैट इज -1/2। सो अल्फा का वैल्यू -1/2 होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि आपको नीट 2002 से लिया गया है। इफ द वेक्टर p एंड q आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a, आपसे पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a बोल रहा है, तो p डॉट q आपको 0 के इक्वल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा इसका वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आप इसको खुद से भी सॉल्व कीजिए। अब इसको कैसे ब्रेक करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप ब्रेक कर सकते हो। मीन्स कि 3 को आपको 2 फैक्टर में करना है कि -2 के इक्वल हो गया, तो 3 इंटू 1, तो ये लिख दोगे a स्क्वायर माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और a माइनस 3 प्लस 1 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, a प्लस 1 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और a का वैल्यू आया 3 एंड -1, सो पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है तो a का वैल्यू 3 हो गया। सो ये हो गया। आप चाहोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है उसको भी यूज कर सकते हो। सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है जो कि नीट 1994 से लिया गया है। ये भी सिमिलर टाइप के कंसेप्ट पर बेस्ड है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। सो वेक्टर ए दिया गया है 3i प्लस 4j प्लस 5k, एंड वेक्टर बी दिया गया है 3i प्लस 4j माइनस 5k। सो क्लियरली आप निकाल लो a डॉट b और डिवाइड कर दो मॉड a मॉड b से, तो यही आपको हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। सो कॉस थीटा हो गया a डॉट बी 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू -5 -25 डिवाइडेड बाई मॉड a मॉड b। सो ये हो गया 16 9 25 ऊपर में कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 0 बाई मॉड a मॉड b, सो डेट इज इक्वल टू 0। सो क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है जो कि कंसेप्चुअल है, और इसमें हम लोग नया कंसेप्ट सीखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। A and B are two vectors and theta is the angle between them, and if mod A cross B is equal to square root A dot B, then the value of theta is. Also you have to find the value of mod A plus B. तो देखो यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट समझना है। हम लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, एक होता है डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। अब हम लोग नेक्स्ट वेक्टर का प्रोडक्ट देखने वाले हैं जो कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग क्रॉस साइन से दिखाते हैं a क्रॉस b, और a क्रॉस b का वैल्यू होता है मॉड a मीन्स कि मैग्नीट्यूड पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, एंड यूनिट वेक्टर n। यूनिट वेक्टर n क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसके बारे में हम लोग आगे थ्योरी में फर्दर समझेंगे। सो यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये हो गया आपको मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सो क्लियरली हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरी देखते हैं। सो आपको निकालना है एंगल थीटा।
सो ए क्रॉस बी हो गया ए बी साइन थीटा जिसका मैग्नीट्यूड है, और स्क्वायर रूट 3 ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। सो क्लियरली यहाँ से हो गया tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 डेट इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कितना इक्वल होता है 60 डिग्री के। सो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और आपको निकालना है a डॉट बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और ये हो गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो अब ए और बी का मैग्नीट्यूड आपको पता रहेगा एग्जाम में, तो आप आराम से निकाल लोगे। क्लियर है? हम लोग इससे जो रिलेटेड थ्योरी है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स उसको समझते हैं। सो आपको जो थ्योरी ये क्लियर है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। ज़्यादा समझना चाहते हो तो मैग्नेटिज्म का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हूँ। सो ए क्रॉस बी जो दो वेक्टर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मॉड ए मॉड बी साइन फाई एन, जहां साइन फाई क्या है, इनके बीच का एंगल है। सपोज करो कि यहाँ पर एक वेक्टर ए है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और जो दूसरा वेक्टर है वो आपको वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ पर ये आपको एक्स वाई प्लेन है। बेसिकली ये क्या है एक्स वाई प्लेन। सो ये आपको जो है वो एंगल बना रहा है फाई, ठीक है, लेकिन ये एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर है। तो इस दोनों का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा ना वो क्या होगा ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन फाई, इनके बीच का एंगल फाई है, और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन। सो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो क्लियरली इसका जो मैग्नीट्यूड लोगे तो हो जाएगा ए बी साइन फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। लेकिन ये चूंकि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें एक आपको इसका डायरेक्शन होता है, सो इसका डायरेक्शन आपको पता करना बहुत जरूरी है। और डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे उसके लिए आप यूज करोगे राइट हैंड थंब रूल। क्या करोगे यूज राइट हैंड थंब रूल। सो अपने राइट हैंड को लो और उसके जो आपके हैंड के जो 4 फिंगर्स है, दाहिने हाथ की जो चारों उंगली होती है अंगूठे को छोड़ करके उसको इसकी तरफ रखो, ठीक है, और उसके बाद उस चारों फिंगर्स को दूसरे वेक्टर की तरफ मोड़ दो, ठीक है। मीन्स कि अपने जो फिंगर्स है उसको इस तरफ रखो और उसको इस तरफ आप कर्ल करो। कर्ल करोगे तो देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन किस तरफ है। सो थंब का ओरिएंटेशन ना इस तरफ आ रहा है। क्लियर है? आप चाहो तो इसको करके देखो, फिर भी यदि डाउट हो रहा है तो जो मैं वीडियो मैग्नेटिज्म बनाया हूं उसमें हैंड के हेल्प से फिगर बनाया हूं, फिर भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट लिखिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे ही आप यदि बी की तरफ अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखोगे और ए की तरफ टर्न करोगे तो देखोगे टर्न तभी कर पाओगे जब आप अंगूठे को नीचे रखोगे, तभी टर्न होगा। यदि अंगूठा को ऊपर रख करके टर्न करोगे तो बी की तरफ चारों उंगली रख करके ए की तरफ टर्न नहीं होगा। सो आपको यही ध्यान देना है कि पहले वेक्टर की तरफ चारों उंगली को रखना है और ऐसे रखना है कि दूसरे वेक्टर की तरफ चारों उंगलियों को घुमा पाओ। सो क्लियरली आप देख रहे हो A क्रॉस B is perpendicular to both A and B. So unit vector perpendicular to both A and B is equal to A cross B divided by mod A cross B. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और यदि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालने को कहे तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, मॉड A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड A इंटू मॉड B। क्लियर है ये भी? हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट जो है वो है कि पैरेलल वेक्टर के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में क्या होगा। सो जब पैरेलल वेक्टर्स होंगे मींस कि इस टाइप का वेक्टर होगा, जब ए और बी एक ही डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, और उस केस में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आपको साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। सो यहाँ पर साइन 0 डिग्री डेट इज इक्वल टू 0 और 0 हो जाएगा। लेकिन यदि परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात करेंगे, लाइक वेक्टर ए इस तरफ है वेक्टर बी इस तरफ है, तो एंगल इनके बीच का क्या है 90 डिग्री, और इस केस में ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा मॉड ए क्रॉस मॉड बी। और थीटा यदि आपको 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा कोई भी आप लोगे ना तो इसके जो मैक्सिमम से कम होगा लेकिन
मिनिमम से ज़्यादा होगा। अब जो यूनिट वेक्टर्स आई जे के होता है उसके फॉर्म में कैसे आप निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको आई जे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और क्लियरली यदि सेम करोगे, आई क्रॉस आई करोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री, सो वैल्यू हो जाएगा 0। फिर जे क्रॉस जे भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे होता है के बराबर। इसको याद रखने के लिए, इसको समझने के लिए ये एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस सर्किल का यूज हम लोग कैसे करते हैं। यदि आप इस सर्किल में आई जे और के लिख दो, सो आई क्रॉस जे यदि लोगे तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा वैल्यू, दैट इज के आ गया। जे क्रॉस के लोगे तो वैल्यू हो जाएगा आई। वैसे ही के क्रॉस जे लोगे तो नेक्स्ट वाला वैल्यू हो जाएगा जे। सो इसी का आपको यूज करना है। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि ए क्रॉस बी आपको सी के बराबर हो, ठीक है, तो बी क्रॉस ए होता है माइनस सी के बराबर। मीन्स कि जो यदि वेक्टर का ऑर्डर चेंज करोगे ना तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। देखो इसको हम लोग यहाँ पर पहले पिछले में समझे भी हैं। देखो यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी का ऊपर में है तो बी क्रॉस ए का किधर है, नीचे में है। अब राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर देखे थे, तो मेरे ख्याल में इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखो, सो आप ये याद रखना एग्जाम के लिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे के इक्वल। अब यदि दो वेक्टर दिया जाए a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k और b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के बारे में यदि आपको आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पर ब्रीफली समझा देता हूँ। ये सबको रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। सो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। सो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये हो गया आपको थर्ड कॉलम। सो आप पहले रो में लिखोगे आई जे के, दूसरे रो में लिखोगे आई का कंपोनेंट जो ए में है, सो A1, फिर A2, A3, ठीक है। सो A1, A2, A3 आप सेकेंड रो में लिख दिए। थर्ड रो में B1, B2, B3 जो सेकेंड वेक्टर है उसको लिख दिए। यदि आपको B क्रॉस A निकालना होगा तो आप ध्यान दो, I J K करके पहले B1, B2, B3, A1, A2, A3 ऐसे लिखोगे। सो ये आप समझ गए। अब आपको इसका निकालना रहेगा वैल्यू, तो कैसे करोगे, आपको किसी एक रो या कॉलम के अगेंस्ट आप एक्सपेंड करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे, इसके अगेंस्ट। अब इसके अगेंस्ट एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो गया, सो पहले आप इसका पहला टर्म लो, आई लो। सो आई मैंने यहाँ पर लिखा, और जिसके अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहे हैं उसको छोड़ दोगे। सो ये पूरा ये कैंसिल हो गया, ये भी, बाकी क्या बचा, ये 4 बाकी रहा। इसमें ऊपर से नीचे गुना करोगे, फिर नीचे से ऊपर। सो ये हो जाएगा A2B3 माइनस, फिर नीचे से ऊपर करके गुना करके मल्टीप्लाई करके लिखो, सो B2A3, ठीक है। सो ऐसे करके लिखे। अब आपको सेकेंड के अगेंस्ट करना है, जे के अगेंस्ट करना है। तो जे देखो कि किसमें है, जे आपको सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो में है। जे क्या है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। साथ में एक चीज और देखो, इसके आगे में आई के आगे में -1 करोगे और नंबर ऑफ कॉलम्स और रो को जोड़ दोगे। तो यहां पर लिखोगे 1 + 1। तो इसको यहां पर लिखोगे -1 का पावर 1 + 1 आई A2B3 माइनस B2A3। फिर लिखोगे प्लस -1 का पावर, ये क्या है आपको, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सो 1 + 2 जे, और ये क्या हो जाएगा, फिर आप जे का ये पूरा कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या बचा, A1 B1 A3 B3। सो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया, A1 B3, फिर माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो, -B1 A3, ठीक है। सो यही वाला सेकेंड टर्म हो गया। फिर लिखोगे प्लस -1 का पावर, ये क्या है, ये के क्रॉसपोंडिंग क्या होगा, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, सो 1 + 3 और के लिखोगे और फिर इसको और इसको छोड़ दोगे, इन दोनों को छोड़ दोगे तो क्या क्या बचा, A1 B1 A2 B2, फिर ऊपर से नीचे, तो A1 B2 माइनस B1 A2। तो ये कितना हो गया, देखो ये कितना आराम से हो गया, ये हो गया आपको I
A2B3 माइनस B2A3 माइनस J A1B3 माइनस B1A3 प्लस K A1B2 माइनस A2B1। सो यही चीज यहाँ पर लिखा गया था। सो आप इसको याद रखिएगा, आगे से कभी भी आपको यूज करना होगा तो या तो इस मेथड का यूज कीजिएगा या फिर आप इसका यूज कीजिएगा। सो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। मैं एक बार ये निकाल करके दिखा देता हूँ कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सपोज करो कि आपको निकालना हो I प्लस 2J प्लस 3K और ये होगा सपोज करो 2I प्लस J प्लस 2K। तो आप कैसे निकालोगे? मैं यहाँ पर जल्द से जल्द निकाल कर दिखा देता हूँ। I J K 1 2 3 लिखे पहले का, दूसरे का लिखे 2 1 2। अब क्या करो, I लो और क्या करो, 2 दूनी 4 माइनस 3 इंटू 1, तो 4 माइनस 3 प्लस J लोगे, आपको निगेटिव साइन भी चाहिए। देखो J में एक निगेटिव साइन भी आया था। अब ये वाला छोड़ दोगे ये पूरा, तो क्या बचा 1 इंटू 2 डेट इज 2 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस K करोगे, K के लिए इसको छोड़ दोगे तो बचा 1 इंटू 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4। तो कितना हो गया देखो, I फिर ये हो गया प्लस 4J माइनस 3K। सो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर लेते हो। अब ये हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कर्नाटका नीट 2013 से लिया गया था। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे और इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0, देन द वेक्टर पैरेलल टू ए। आपसे बोल रहा है कि a डॉट बी आपको 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, a इज परपेंडिकुलर टू b, फिर a डॉट c इज इक्वल टू 0 मीन्स कि a इज परपेंडिकुलर टू c। इसका मतलब a इज परपेंडिकुलर टू बोथ b एंड c। अब बताओ b और c दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर हो तो वो वेक्टर किसके पैरेलल होगा? आपसे पूछ रहा है कि a किसके पैरेलल है, तो a इज पैरेलल to a vector perpendicular to both B and C. So clearly यहां से B और C बोथ के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है, B क्रॉस C. So clearly B cross C is the perpendicular to both B and C and parallel to A. अब इसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, सो वो देखो। ये बेसिकली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला एग्जाम में कभी पूछ देता है, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ a क्रॉस b क्रॉस c होता है आपको a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी। सो ये वाला आप ध्यान दो, a b c सबका क्रॉस लियो तो पहले इसका इसके साथ डॉट करोगे और फिर इसका इसके साथ डॉट करोगे विथ माइनस साइन के साथ। सो ये भी 0 है, ये भी 0 है, सो ये 0 हो गया मीन्स कि a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि a है और b क्रॉस c ये दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। a एंड b क्रॉस c पैरेलल वेक्टर, बिकॉज पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। सो a एंड b क्रॉस c आर पैरेलल वेक्टर्स। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम 2006 96 91 सब जगह पूछा है। प्रॉब्लम नंबर 8, टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। इसको हम लोग पहले प्रॉब्लम में देखे थे, ठीक है। सो इस केस में जो एंगल आया था वो क्या आया था, 90 डिग्री। आपको यदि दिक्कत हो तो प्रॉब्लम नंबर 1 देख लेना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं। ये आपको नीट 2001 से लिया गया है। इफ मॉड a प्लस बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन द एंगल बिटवीन a एंड b। सो आप देखो कि a और b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये इक्वल है a प्लस b के, बिकॉज आप मान रहे हो कि मॉड a को a से डिनोट कर रहे हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। सो उस केस में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां से आ गया आपको
cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये क्लियर है, आंसर तो आ गया 0 डिग्री। इसको थोड़ा फिगर से विजुलाइज करते हैं। सपोज करो कि A है इधर तरफ और B भी इधर तरफ है। बोला इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वो एक दूसरे के इंडिविजुअल के इक्वल होगा, मीन्स कि A प्लस B। अब बताओ A प्लस B यदि बोथ A प्लस B के होगा, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लंबाई, इसके लंबाई प्लस इसके लंबाई के बराबर होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? डेफिनेटली 0 डिग्री होगा। यदि 0 डिग्री से थोड़ा भी अलग होगा ना तो लंबाई क्या होगा? घट जाएगा। क्लियर है? तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपको नीट 2005 1989 में पूछा है। इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज थीटा, देन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट B क्रॉस A डॉट A। सो B क्रॉस A और डॉट A का वैल्यू निकालना है। सो B क्रॉस A इज परपेंडिकुलर टू A एंड B बोथ। सो क्लियरली ये इसके बीच और इसके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो गया? cos 90 दैट इज 0। सो आंसर क्या होगा? 0 डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। ये आपको एम्स 2012 में भी पूछा है, नीट 2003 में पूछा है। इफ द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंसेस, इन दिस केस द फोर्सेस आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, और ऐसे करके दो ऑप्शन और दिए गए हैं और आपको कैलकुलेट करना है। तो आपसे बोल रहा है कि दो फोर्सेस ले लो। सपोज करो कि फोर्सेस मैंने F1 लिया और F2 लिया, तो बोल रहा है F1 और F2 का जो वेक्टर सम है, मीन्स कि F1 प्लस F2, और वेक्टर डिफरेंसेस है, मीन्स कि F1 माइनस F2। क्लियर है? ये क्या है? एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। सो F1 प्लस F2 डॉट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। और यहां से आ जाएगा, देखो क्या आएगा? F1 डॉट F1 प्लस F2 डॉट F1। ठीक है, F1 डॉट F1, F2 डॉट F1, और ये फिर हो जाएगा माइनस F1 डॉट F2। ठीक है, अब माइनस F2 डॉट F2 इज इक्वल टू 0 हो गया। सो अब देखो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बिकॉज आपको मालूम है कि F1 डॉट F2 इज इक्वल टू मॉड F1 मॉड F2 cos थीटा, और F2 डॉट F1 हुआ F1 F2 cos थीटा, सेम आता है। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो क्लियरली ये बचा F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, बिकॉज आपको मालूम है कि A डॉट A का मॉड का वैल्यू होता है A स्क्वायर। सो ये हो गया F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और F1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 स्क्वायर। और क्लियरली यहां से आया F1 इज इक्वल टू प्लस माइनस F2। तो F1 F2 के इक्वल हो गया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड से, बोथ आर इक्वल इन ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो आंसर आपको बी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं, जो कि आपको यूनिट वेक्टर के कंसेप्ट को दिखाता है। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वैल्यू, ये देन द वैल्यू ऑफ सी इज, ये आपको नीट 1999 में पूछा है। देखो यूनिट वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। सपोज करो कि यूनिट वेक्टर को मैं n कैप्स दिखा रहा हूं, इसको कैप्स दिखाते हैं, हमेशा ध्यान दो। मीन्स कि यदि a के ऊपर कैप लगा दोगे, इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A। ठीक है, तो यदि सपोज करो ये एक वेक्टर A है, तो आप यदि A कैप लगाओगे, इसको A कैप से दिखा दिए, इसका मतलब ये जो है ना, ये इसका आपको लेंथ 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन A के डायरेक्शन में ही है। तो यही बोलता है यूनिट वेक्टर। तो आप देखो यहाँ पर ये वैल्यू दिया गया है और ये आपको यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 0.5i माइनस 0.8j प्लस ck इज इक्वल टू 1।
ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सो मैग्नीट्यूड आई जे के टर्म रहता है तो कैसे निकालते हो, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये करो, सो 0.89, और यहां से हो गया 0.11, और c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.11। सो क्लियरली आपको यहां से वैल्यू क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0.11। तो वैल्यू ऑफ c निकल गया 0.11 का स्क्वायर रूट। अब हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं कि लेट वेक्टर a इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन ये एक वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए, इन डायरेक्शन ऑफ ए, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है, ठीक है। सो इसको आप कैसे दिखाओगे, एक कैप से दिखाओगे, ऊपर में टोपी पहना दोगे तो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए पहले वेक्टर लिख दोगे प्लस उसको डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों लिखा, क्योंकि अब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर निकालो, तो ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड पहले निकालो, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कैंसिल हो गया और 1 आ गया ना, मीन्स यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 1 आ गया, और डायरेक्शन तो इसे दिखा ही रहा है, इसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, ए की तरफ है, ए का डायरेक्शन यही है और यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन यही है। सो आपको सपोज करो कि बोले कि 2i प्लस 3j प्लस 5k, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालिए या इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, तो कैसे निकालोगे, 2i प्लस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 25, डेट इज 25 और 9 34 4 38, इट इज 1/30 स्क्वायर रूट 38 2i प्लस 3j प्लस 5k। क्लियर है, ऐसे करके निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है लेकिन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर दिया गया है a cos ओमेगा टी आई प्लस a sin ओमेगा टी जे, और आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये सब रिलेशन दिए गए हैं। सो क्लियरली आपको जिसको जो SHM पढ़ चुके होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ चुके होंगे, वो तो देखकर तुरंत बोल देंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ऐसे यदि पोजीशन वेक्टर दिया गया जाएगा तो उसे वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वो हम लोग समझते हैं यहाँ पर। सो R इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी आई प्लस a sin ओमेगा टी जे, ठीक है। आपसे वेलोसिटी की बात बोल रहा है तो पहले आप वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे। वेलोसिटी वेक्टर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। सो आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या होगा, ए ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी आई प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे, डेट इज माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे। ये तो आ गया वेलोसिटी। अब यदि मैं एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में बात करूं तो वो क्या होगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा dv बाई dt, ठीक है। सो हम लोग उसको बाद में देखेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी पार्टिकल का क्या होगा। सो आप यदि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, मीन्स कि मैं यदि लूं r डॉट v तो क्या होगा, सो r डॉट v होगा, i और i को एक साथ करोगे कंपोनेंट, सो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी इंटू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी इंटू जे का कंपोनेंट एक साथ लोगे, सो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो क्लियरली ये हो गए आपको माइनस ए स्क्वायर ओमेगा, कॉमन ले लो तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी
प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। सो कैंसिल आउट हो गया, ये सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये अंदर में एक माइनस आएगा, माइनस प्लस आएगा, ठीक है। सो ये आप देख रहे हो r डॉट v इज इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स कि r इज परपेंडिकुलर टू v, एंड आप बोल सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, अब जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलता जाएगा कि कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। सो आंसर तो इसका डी हो जाएगा, लेकिन हम लोग समझेंगे कि इसे एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। ये बेसिकली आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी जे, डेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा ये ए कॉस ओमेगा टी आई प्लस ए साइन ओमेगा टी जे, डेट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। सो एक्सलरेशन आया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का आपको कंडीशन है, मीन्स कि पोजीशन वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सलरेशन विथ अ निगेटिव साइन। क्लियर है, मीन्स कि यदि पोजीशन वेक्टर सेंटर से मीन पॉइंट से जितना दूर जाएगा आपको एक्सलरेशन सेंटर की तरफ उतना ज्यादा लगेगा, और एक्सलरेशन और पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके बारे में हम लोग फर्दर एसएचएम में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नंबर 14 है, जो कि एम्स 1999 से पूछा गया है। द एंगल बिटवीन P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू विल बी। सो यदि आप सपोज करो कि ये वेक्टर P ले लिए, ये वेक्टर Q ले लिए, तो P प्लस क्यू आपको क्या होगा, ये होगा वेक्टर P प्लस क्यू एज पर पैरेललोग्राम लॉ। माइनस क्यू की बात करोगे तो ये आप माइनस क्यू नीचे की तरफ ले लोगे और तब पैरेललोग्राम बनाओगे, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपको P माइनस क्यू। तो दिस इज योर P माइनस क्यू, ठीक है। अब पूछा इनके बीच का एंगल क्या होगा, सो यही इनके बीच का एंगल है, ठीक है। सो आप इनके बीच का एंगल, आप ऐसा नहीं है कि फिक्स है, बोल सकते हो कि 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, ये बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री होगा। सो आंसर क्या होगा, बी होगा। आसान प्रॉब्लम था, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 15। टू इक्वल वेक्टर्स हैव एन रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम देन द एंगल बिटवीन देम विल बी, और ये आपको लिया गया है एम्स 2000 से। क्लियर है। सो देखो दो वेक्टर है, मान लेते हैं कि मैं ले रहा हूं वेक्टर P एंड वेक्टर Q, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट जो वेक्टर R होगा वो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का सम होगा। अब बोल रहा है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इसी एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P प्लस Q होगा, एंड इट इज गिवन दैट, ये दिया गया है कि P आपको Q के इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, और आपको दिया गया है कि वेक्टर R जो बना रिजल्टेंट वो भी आपको वेक्टर P या वेक्टर Q के इक्वल है। यही दिया गया ना, रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यानी टू इक्वल वेक्टर्स हैं। सो अब सबको P मान लो। सो ये हो गया P इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P इंटू कॉस थीटा, मीन्स कि यहाँ भी एक वेक्टर P है मैग्नीट्यूड का और ये भी एक वेक्टर P मैग्नीट्यूड का है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो यही आपको निकल जाएगा, डेट इज 2P स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस P स्क्वायर, और यहां से हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 का मतलब होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। देखो आपको पता है कि क्या होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा के। क्लियर है। सो ये मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री, डेट इज इक्वल टू माइनस 1/2।
सो क्लियरली ये कितना के इक्वल हो गया, cos 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री हो गया। यदि आपको इतना ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, इट इज 2p स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा किसका इक्वल होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया। So that is 4p square cos square theta by 2 is equal to p square, and cos square theta by 2 is equal to 1 by 4, and cos theta by 2 is equal to 1 by 2, and theta by 2 is equal to 60 degree, because cos theta by 2 यदि 1 by 2 है तो theta का वैल्यू 60 डिग्री हो गया और theta is equal to 120 डिग्री। सो ऐसे भी करके निकाल सकते हो, किसी तरीके से सॉल्व कर लो। आंसर बी आ गया, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। ये अच्छा प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि 6 वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ और पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, b प्लस सी इज इक्वल टू एफ, d प्लस सी इज इक्वल टू एफ, b प्लस ई इज इक्वल टू एफ, d प्लस ई इज इक्वल टू एफ। मीन्स कि आपको जो रिजल्टेंट है ना वो f होना है और आपको लेफ्ट साइड में चेंज हो रहा है। सो एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं b प्लस सी। सो b नीचे की तरफ है, C इस तरफ है। सो B प्लस सी आप पैरेललोग्राम लॉ से आओगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, F इस डायरेक्शन में, मीन्स कि ये तो नहीं होगा। D प्लस सी, D ऊपर में है, C किधर है, इधर है। रिजल्टेंट ऐसे होगा, F ऐसे है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है D प्लस ई, D ऊपर हो गया, E इधर हो गया, रिजल्टेंट ऐसे आ गया, F इसी डायरेक्शन में, सो यही हो जाएगा। अब चाहोगे तो जो डी वाला है इसको भी देख लो। सो बी प्लस ई, बी प्लस ई, तो ये कैसे होगा, इस डायरेक्शन में होगा। सो यही वाला आपको आंसर सही है, डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ। आसान प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम नंबर 17 देखते हैं। ये एम्स 2009 से लिया गया, ये भी बहुत आसान प्रॉब्लम है। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड x यूनिट एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री हैव अ रिजल्टेंट स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 यूनिट्स द वैल्यू ऑफ x इज। सो बहुत आसान है। 45 डिग्री एंगल दिया गया, थीटा 45 डिग्री है, एक आप मैग्नीट्यूड x मान लो, दूसरा भी मैग्नीट्यूड x हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट r होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 45 डिग्री होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, दैट इज स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। सो इसको आप इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, दैट इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, इसको आपको दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो इस साइड ये हो गया और इस साइड ये हो गया, ठीक है। फिर आप सॉल्व कर दिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया। सो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब बताओ कि कितना आसान प्रॉब्लम पूछते हैं एम्स में। सो ये सब ना आप प्रॉब्लम 5 सेकेंड्स में सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम नंबर 18 ये लास्ट प्रॉब्लम है वेक्टर का, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। दो फोर्सेस है जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर इस डायरेक्शन में। सो ये मान लो F है, फिर नॉर्थ डायरेक्शन में ये मान लो F है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तो ये जो नेट जो फोर्स होगा रिजल्टेंट वो किस डायरेक्शन में करेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। थीटा कितना बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। हम लोगों ने देख रखा है वेक्टर के कंसेप्ट में। सो द बॉडी विल डिस्प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ प्लस ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बीच में एकदम 45 डिग्री पर। आंसर सी हो जाएगा। ये आपको एम्स 2009 का प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान प्रॉब्लम थे। सो वेक्टर के सारे प्रॉब्लम देखने के बाद अब हम लोग को देखना है जनरल 2 डायमेंशनल मोशन का, रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन का, प्रोजेक्टाइल का और सर्कुलर मोशन का। सो कल एक दूसरा वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।